we will discuss about Unit 2. Unit 2 में क्या है, ऑर्गेनिक फ्यूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर तो हमारा क्या था, वाटर चैप्टर, जो सभी ने पढ़ लिया होगा। और जितने भी वीडियोस हैं वो सब देख लेना, और मैंने वन शॉट भी बनाया वो भी देख लेना। अब आज हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं, और सेकेंड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक फ्यूल के बारे में। जो ऑर्गेनिक फ्यूल होता है वो होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए ऑर्गेनिक फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल इज दैट सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट, ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। जब उसको हम जलाएंगे और वो हीट प्रोड्यूस करे तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फ्यूल। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट इज नोन एज ऑर्गेनिक फ्यूल। अब क्योंकि जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको जला रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कंबशन, और जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ये सब क्लियर हो गया। फ्यूल होता क्या है, वो सब्सटेंस जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, जलने पर हीट प्रोड्यूस करे, जैसे उसको हम जलाएंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फ्यूल। और क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो द फ्यूल विच बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंबशन, एंड दिस रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होगा, जलेगा, देन इट गिव्स प्रोडक्ट प्लस एनर्जी और हीट। सो दिस इज कंबशन रिएक्शन। तो यदि हम ओवरऑल इस चीज़ को देखें कि जो कंबशन क्या होता है, तो कंबशन इज दैट प्रोसेस इन विच द फ्यूल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और इस हीट को हम आगे देखेंगे, इस हीट को हम क्या बोलते हैं, इस हीट को हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये जो हीट होती है, ये इस हीट को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। किसकी? फ्यूल की। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इस फ्यूल ने कितनी हीट प्रोड्यूस करी, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। अब हमें फ्यूल पता लग गया, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल की। तो सबसे पहले तो ये पूरा जो चार्ट मैंने बनाया है ये आप नोट कर लीजिए, इसकी चाहे तो आप फोटो ले लीजिए। टाइप्स ऑफ फ्यूल, जिसमें मैंने तीनों टाइप्स के फ्यूल बताए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब जो सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है और गैसियस फ्यूल है, इनकी भी 2 कैटेगरी होती है। या तो वो नेचुरल हो सकते हैं या फिर वो सिंथेटिक हो सकते हैं। अब नेचुरल का मतलब है प्राइमरी फ्यूल। नेचुरल फ्यूल मतलब जो जैसा नेचर से हमें मिल रहा है उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करा, जैसा है एज इट इज हमने यूज़ किया, तो उस फ्यूल को हम बोलेंगे नेचुरल फ्यूल, जिसको हम प्राइमरी फ्यूल भी बोलते हैं। इसी तरीके से ये जो सिंथेटिक फ्यूल है, सिंथेटिक फ्यूल मतलब जो कि हमने सिंथेसाइज करा है, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करा है। और लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करा, इसका मतलब है कि हमने उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया है और फिर एक नया टाइप का फ्यूल बना, तो इसका मतलब अब वो प्राइमरी नहीं रहा, वो कैसा हो गया, सेकेंडरी फ्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेचुरल फ्यूल कौन सा होता है, प्राइमरी फ्यूल, जैसा कि हमने नेचर से लिया, जैसा हमें मिल रहा है एज इट इज हमने उसको यूज में लिया, वो नेचुरल फ्यूल होता है, दैट इज प्राइमरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल
जो कि हमने सिंथेसाइज करा, मैन मेड फ्यूल, दैट इज सेकेंडरी फ्यूल। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैसियस में भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड में यदि हम नेचुरल सॉलिड फ्यूल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है वुड एंड कोल। लकड़ी जो हमें नेचर से जैसी मिलती है उसको हम यदि ऐसे ही यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए जनरली हम यूज करते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए हम यूज में लेते हैं, तो हम कौन सी चीज यूज करते हैं? वुड और कोल। ये जो चीज है ये दोनों हमें नेचर से मिलती है और एज इट इज हम इसको यूज में लेते हैं। लेकिन यदि हम इन दोनों में से कंपेयर करें कि वुड जो है वो बेटर है या कोल, तो डेफिनेटली कोल बेटर है। और वुड में भी यदि हम वेट वुड और ड्राई वुड की बात करते हैं, सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी की बात करते हैं, तो गीली लकड़ी में क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वो जलेगी नहीं क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। और जो ड्राई वुड है, जो सूखी लकड़ी है, हम जब जलाने के पर्पस के लिए यदि हम लकड़ियां लेते हैं तो हम मार्केट में जाके ये देखते हैं ना कि सूखी लकड़ी चाहिए, गीली लकड़ी तो लेंगे नहीं तो वो जलेगी ही नहीं, और जब जलेगी नहीं तो हमारा पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। तो वेट वुड और ड्राई वुड में से ड्राई वुड बेटर है। और यदि वुड को हम कोल से कंपेयर करें तो कोल ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू वुड। ये कंपैरिजन मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे हम उसकी क्वालिटी को पहचान पाए। और ये क्वालिटी हम कैसे जज करते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू मैंने क्या बताई थी? कैलोरीफिक वैल्यू जब कोई भी सब्सटेंस, जब कोई भी फ्यूल हीट बर्न होता है तो उस केस में जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो यदि इन दोनों की हम कैलोरीफिक वैल्यू यदि कंपेयर करेंगे तो कोल की बेटर होगी एज कंपेयर टू वुड। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि हमें दो चीजें दे रखी है, वुड और कोल, तो हम कौन सी वाली चीज यूज करेंगे? कोल यूज करेंगे, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब यदि सॉलिड सिंथेटिक फ्यूल की बात करते हैं, सिंथेटिक यानी कि सेकेंडरी सॉलिड फ्यूल की बात करते हैं। सेकेंडरी मतलब सॉलिड फ्यूल जो हमें एज इट इज मिला था, अब इसको में हम कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कर दें, यानी कि कोल को कोक में कन्वर्ट कर दें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें, उसमें कुछ रिएक्शन करके, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करके यदि कोल को हम और बेटर क्वालिटी का कर देते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ा देते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कोक। तो यदि अब कोल को मैं कोक से कंपेयर करूंगी तो कोक बेटर होगा, क्योंकि इसमें हमने केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया। तो कोक जो है वो दिखने में कैसा होगा? कोल जैसा ही होगा, ब्लैक कलर का ही होगा, लेकिन जब उसको हम यूज में लेंगे, जहां पर भी हम मेटलर्जिकल पर्पस के लिए लेते हैं, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, कोक की ज्यादा होती है, तो ये मेटलर्जिकल पर्पस के लिए काम में आता है। और वुड और कोल जो है ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए काम में आता है। तो यदि अब हम तीनों को कंपेयर करें तो कौन सा वाला? वुड जो है वो सबसे लोअर कैटेगरी का है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। उसमें भी वेट जो वुड है उसकी सबसे कम होगी, क्योंकि वो तो उसमें तो मॉइस्चर है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होगी। फिर उससे बेटर होगी ड्राई वुड, फिर उससे बेटर होगी कोल, फिर उससे बेटर होगी कोक। तो कोक की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें हमने सिंथेसाइज करा है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए। अब लिक्विड फ्यूल पे आते हैं। लिक्विड फ्यूल भी दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो यदि हम नेचुरल की बात करते हैं तो पेट्रोलियम है, जिसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, जो कि जैसे हम पानी की बोरिंग डलती है वैसे ही क्रूड ऑयल की भी बोरिंग डलती है। और उसमें क्या होता है, पाइप्स जाते हैं और फिर उसको क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं। तो नेचर में वो कैसा मिल रहा है, जैसा मिल रहा है हमने एज इट इज उसको यूज किया, तो वो होता है नेचुरल फ्यूल। लेकिन इस पेट्रोलियम में, इस क्रूड ऑयल में बहुत सारे फ्रैक्शंस और प्रेजेंट होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं। उसको यदि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लें तो उसमें पेट्रोल भी है, केरोसिन भी है, डीजल भी है और भी बहुत सारे लुब्रिकेटिंग ऑयल है। तो जैसे ही हमने केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया
तो वैसे ही वो सिंथेटिक वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो जैसा मिल रहा है एज इट इज, जो मिला और हमने यूज में लिया वो है क्रूड ऑयल लिक्विड के केस में, और सेकेंडरी में क्या हुआ कि हमने या तो उसको सिंथेसाइज करा या फिर पेट्रोलियम से क्रूड ऑयल में जितने भी कंटेंट प्रेजेंट थे, जितने भी लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेजेंट थे, उनको हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट करते ही अब वो सेकेंडरी वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। अब गैशियस फ्यूल में भी सेम है। गैशियस फ्यूल का जो नेचुरल एग्जाम्पल यानी कि प्राइमरी गैशियस फ्यूल क्या हुआ, नेचुरल गैस। और ये नेचुरल गैस कैसे मिलती है, जब हम पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं पाइप्स के थ्रू, तो उस केस में क्या होता है, दूसरे पाइप से नेचुरल गैस को भी हम सेपरेट आउट कर देते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि केवल क्रूड ऑयल आएगा, उसके साथ कुछ गैसेस भी आती है और वो होती है नेचुरल गैस। तो वो कैटेगरी होगी गैशियस फ्यूल की, प्राइमरी गैशियस फ्यूल की। अब सेकेंडरी गैशियस फ्यूल का एग्जांपल होगा ऑयल गैस, कोल गैस। कोल से हम कोल गैस बना रहे हैं तो वो सेकेंडरी गैशियस फ्यूल हो गया। ऑयल गैस हम बनाते हैं केरोसिन से हम ऑयल गैस बनाते हैं, तो क्योंकि वो हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, सेकेंडरी फ्यूल में। ये पूरा चार्ट जो मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ फ्यूल, इसकी आप फोटो ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल आर देयर एंड गिव एग्जांपल्स। उस केस में आपको ये सारे एग्जांपल देने पड़ेंगे। चाहे तो आप क्या करो, ये जो मैंने चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट टाइप बनाया, ऐसे बना दो, या फिर उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, ये समझ में आ गया सबको। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल की क्या पहचान है, तो ये इसके 10 पॉइंट्स हैं, और ये 10 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में इसमें शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, कि एक अच्छे फ्यूल की क्या पहचान है। तो ये 10 पॉइंट हैं, चाहे तो आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक अच्छे फ्यूल की ये पहचान है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए। दूसरा, कैलोरीफिक वैल्यू आपको सभी को पता है कि जैसे ही फ्यूल बर्न होता है तो उसकी जो हीट, उस जलने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ये कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्यूल का काम क्या होता है, कंबशन पर्पस का होता है, हीट प्रोड्यूस करने का पर्पस होता है। तो जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा इसका मतलब है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो फ्यूल की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। लो मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए। मॉइस्चर का मतलब है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। सोचो यदि वो फ्यूल जिसमें थोड़ी नमी है, जिसमें थोड़ा मॉइस्चर है, तो वो क्या ढंग से जलेगा? नहीं जलेगा। यदि उसको हम जलाना भी चाहेंगे तो मॉइस्चर की वजह से वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है उसका मॉइस्चर कम होना चाहिए। जितना कम मॉइस्चर होगा उतना ही अच्छे से वो जलेगा, देन उतना ही अच्छा कंबशन प्रोसेस होगा। देन थर्ड पॉइंट है लो वॉलेटाइल मैटर। वॉलेटाइल मैटर जो होते हैं वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। ये जो वॉलेटाइल मैटर होते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब वो है कि जो कंबशन प्रोसेस में पार्ट ले ही नहीं रहे। और अब यदि वॉलेटाइल मैटर, ऐसे मैटर ज़्यादा होंगे यदि कोल सैंपल में, सॉलिड फ्यूल में, लिक्विड फ्यूल में या गैशियस फ्यूल में, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में उसका जितनी हीट उसको प्रोड्यूस करनी चाहिए थी उतनी हीट वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, उतनी हीट वो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कैसे हैं, वॉलेटाइल मैटर है। इसका मतलब है वॉलेटाइल मैटर
कम होना चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल मैटर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, इसलिए ये भी कम होना चाहिए। अब लो ऐश कंटेंट, जब वो पूरा जो भी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक फ्यूल है वो जो पूरा जल जाता है तो जो रेजिड्यू बच जाता है, रेजिड्यू, ये जो रेजिड्यू है इसको हम बोलते हैं ऐश कंटेंट। जलने के बाद जो राख बच जाएगी, जो बचा हुआ कंपाउंड है, जो बचा हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं है, वो है ऐश कंटेंट। और ये ऐश कंटेंट जो होती है, जो रेजिड्यू होता है, वो भी नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। तो ये नॉन कंबस्टिबल यानी कि ये भी लो होना चाहिए। जितना जिस फ्यूल को हम जला रहे हैं और उसमें रेजिड्यू बहुत कम बच रहा है, इसका मतलब है कि वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। जितना कम ऐश कंटेंट होगा, इसका मतलब है मैक्सिमम उसमें कंबस्टिबल सब्सटेंस थे, ठीक है। और यदि सोचो वॉलेटाइल मैटर ज़्यादा होगा तो ये ऐश कंटेंट ज़्यादा होगा, वॉलेटाइल ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। तो वॉलेटाइल लो हुआ तो ऐश कंटेंट भी लो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है तीन चीज़ें तो इसमें लो है, लो मॉइस्चर कंटेंट, लो वॉलेटाइल मैटर और लो ऐश कंटेंट। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और वो ज़्यादा कब होगी, जब उसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्बन की अपने आप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो उस जो फ्यूल होता है वो किसका बना हुआ होता है, हाइड्रोकार्बन्स का, उसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, उसकी क्वांटिटी कम होती है, मैक्सिमम हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, और जो बाकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये कम क्वांटिटी में होते हैं। और यदि कम क्वांटिटी में होंगे तो वो अच्छा फ्यूल होगा, क्योंकि कार्बन मेन तो कार्बन है, उसी की कैलोरीफिक वैल्यू है, तो वो कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि इग्निशन टेम्परेचर मस्ट बी मॉडरेट। जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए, हाई होगा तो एक्सप्लोजन हो सकता है, आग लग सकती है, और यदि लो होगा तो उस केस में कंबशन प्रोसेस ढंग से नहीं हो पाएगा। तो कैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, एकदम मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे कि कंबशन प्रोसेस स्मूथली चले। तो ये कैसा होना चाहिए, मॉडरेट। इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट। देन 6th पॉइंट है लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल। अब हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल हो, और क्या हो, वो सस्ता भी हो, बल्क अमाउंट में मिल जाए, सस्ता भी हो, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई हो। तो ऐसा ही फ्यूल हमें चाहिए होता है। हम ऐसा फ्यूल, क्योंकि जरा सी क्वांटिटी में हम यूज़ नहीं करते, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह में बल्क अमाउंट में यूज़ किया जाता है। तो लो कॉस्ट पे मिल जाए और इजीली अवेलेबल हो, और बाकी ये क्वालिटीज़ तो उसमें होनी ही चाहिए। फिर 7th पॉइंट ये है कि बर्न इन एयर विद गुड एफिशिएंसी। जब कंबशन प्रोसेस कर रहे हैं, कंबशन प्रोसेस का मतलब ये है कि जब हम फ्यूल को एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमें ये देखना है कि वो पूरा एफिशिएंटली बर्न हो रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है बीच बीच में जैसे हमने जलाया थोड़ी देर बाद वो जो फ्यूल है या तो वो जलना बंद कर दिया या उसमें कोई और प्रॉब्लम आ गई। तो एफिशिएंटली जलना चाहिए एयर की प्रेजेंस में। देन 8th पॉइंट है कंबशन ऑफ फ्यूल इज कंट्रोल्ड इजीली। जो कंबशन प्रोसेस, जो भी कंबशन प्रोसेस हम कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड ले या लिक्विड ले या गैसियस ले, तो वो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए कि एकदम से एक्सप्लोजन हो गया और अब हम आग बुझा ही नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल फॉर्म में होना चाहिए। उसकी जैसे लिक्विड में और गैसियस में तो क्या होती है, नॉब होती है, उसको बंद कर देंगे जितना हमें चाहिए, तो हमने उतना वो नॉब को ओपन करा, लिक्विड फ्यूल ले लिया या गैसियस फ्यूल ले लिया, और बाकी उसको हमने नॉब को बंद कर दिया। लेकिन सॉलिड के केस में क्या होता है, अब उसमें तो कोई नॉब का पॉइंट ही नहीं है, तो सॉलिड फ्यूल भी हम उतना ही लें जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए। एक जो है वेट हमने ले लिया, इतना हमें लेना है, कैलकुलेटेड अमाउंट, और वो हमने कंबशन प्रोसेस में यूज में लिया। तो उससे क्या होगा, कंबशन प्रोसेस जो है वो कंट्रोल वे में होगा। फिर 9th पॉइंट क्या कहता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट। जो फ्यूल है उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसपोर्ट करने में हमें वो
दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। अब जनरली क्या होता है कि सॉलिड फ्यूल में दिक्कत आती है। यदि हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों को कंपेयर करें तो ये बताइए कौन सा वाला जो है वो ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह? डेफिनेटली लिक्विड और गैसियस, क्योंकि वो पाइप्स के थ्रू जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड फ्यूल के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेबर लगाने पड़ेंगे। तो जो यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस को, तो उस केस में लिक्विड और गैसियस जो है वो कंट्रोल्ड वे में होते हैं और उसको ईजिली हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पाइप्स के थ्रू, बट सॉलिड को नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यदि हम तीनों टाइप के फ्यूल को कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि सॉलिड से बेटर लिक्विड है और लिक्विड से बेटर गैसियस है। और ऐसी कैलोरीफिक वैल्यू के केस में भी ऐसा ही है कि सॉलिड की जो भी कैलोरीफिक वैल्यू है उससे बेटर लिक्विड की है और गैसियस की तो और ज़्यादा हाई है। तो इस पॉइंट पे, ये जो ट्रांसपोर्ट वाले पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि जो है ट्रांसपोर्टेशन इजीली होना चाहिए, ये लिक्विड और गैसियस के केस में। सॉलिड के केस में फिर हमें उसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम इस चीज़ में आती है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमें समय लगता है। फिर 10th पॉइंट ये कहता है कि बर्न विदाउट स्मोक। बर्न विदाउट स्मोक मीन्स कि जब फ्यूल को हमने लिया और उसको हमने जलाया एयर की प्रेजेंस में, यानी कि कंबशन प्रोसेस हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं हो गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो स्मोक, ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो सब्सटेंस स्मोकी फ्लेम से, बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेम होती है, और एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं तो नॉन स्मोकी होते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि वो जो कोल सैंपल है, कोल सैंपल सॉलिड फ्यूल की बात करूँ या लिक्विड और या गैसियस की बात करूँ, तो वो कैसा होना चाहिए, स्मोक फ्री, जिससे कि पॉल्यूशन ना हो और हमें भी हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये आरटीयू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। तो ये 10 पॉइंट्स आपको लिखकर आने पड़ेंगे। तो ये अभी जैसे 5 साल के जो पेपर्स हमने देखे, आगे हम देखेंगे 5 साल के पेपर में कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब 3 टाइप के जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड फ्यूल के बारे में। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस 3 टाइप के फ्यूल होते हैं, उसमें से सबसे पहले हम सॉलिड फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड फ्यूल जो होते हैं वो कौन से होते हैं। एक तो नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल को हम प्राइमरी फ्यूल बोलते हैं और सिंथेटिक को हम सेकेंडरी फ्यूल बोलते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी फ्यूल का एग्जाम्पल सॉलिड फ्यूल के केस में होता है कोल, और एक होता है वुड भी। ठीक है, वुड भी होता है, वुड का भी एग्जाम्पल दिया था। तो कोल ये है प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल है कोक। कोक बनता है कोल से, और कोल जो है वो एज इट इज हमें नेचर से मिलता है। तो कोल जो है प्राइमरी फ्यूल और कोक है सेकेंडरी फ्यूल। अब ये जो कोल है ये कितने टाइप के होते हैं, नंबर 1 पीट, नंबर 2 लिग्नाइट, नंबर 3 बिटुमिनस एंड नंबर 4 इज एंथ्रासाइट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। Number 1 is peat, second is lignite, third is bituminous and fourth is anthracite. अब इसमें मैंने इन दोनों के नीचे क्या लिखा है, बेस्ट क्वालिटी। इन चारों में से दो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो होते हैं वो हाई क्वालिटी के कोल होते हैं, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। यदि बिटुमिनस को हम लेंगे कंबशन प्रोसेस में तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। या फिर कई बार बिटुमिनस अवेलेबल नहीं होता तो एंथ्रासाइट ले लेते हैं। और
यदि एंथ्रासाइड अवेलेबल नहीं है तो बिटुमिनस, क्योंकि इन दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इन दोनों में से हम कोई सा भी कोल यूज कर सकते हैं। और पीट और लिग्नाइट जो होता है इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, तो यदि ये दो कोल सैंपल यूज करते हैं, चाहे पीट यूज करें लिग्नाइट यूज करें, तो उस केस में कैलोरीफिक जो हीट प्रोड्यूस होगी कंबशन के टाइम पे वो कम प्रोड्यूस होगी। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का फ्यूल लें, तो अच्छी क्वालिटी में ये दोनों है, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड। तो यदि इन चारों को हम कंपैरिजन करें तो पीट कोल है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लिग्नाइट के कंपैरिजन में कम होती है। तो इस तरीके से इंक्रीज होती है कैलोरीफिक वैल्यू, पहले पीट की है, फिर उससे ज्यादा लिग्नाइट, फिर उससे ज्यादा है बिटुमिनस, और उससे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है एंथ्रासाइड की। ठीक है, और यदि इन दोनों को देखें तो इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा है कि दीज आर टू बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। एंड व्हाई? बिकॉज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई। अब जो क्वेश्चन आता है आरटीयू में, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन तो बनने नहीं वाला। इसमें क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर। In that case you have to write all these 4 coal। ये चारों टाइप्स लिखने पड़ेंगे। यदि क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के कोल होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर, तो उस केस में आपको ये चारों के नाम देने पड़ेंगे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो इन चारों के यदि आप नाम दे देंगे और ये बता देंगे आउट ऑफ दीज 4 बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड इज द बेस्ट क्वालिटी बिकॉज इट इज हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आपको जो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो 2 में से 2 पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है इस पे क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर। अब आगे हम देखते हैं, अब कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो होती क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो जब फ्यूल बर्न होता है, जब उसको हम हीट करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू की यदि हम डेफिनेशन देखें तो ये है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन अ यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल बर्न। कैलोरीफिक वैल्यू वो हीट होती है, वो कब रिलीज होती है, जब यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम, यूनिट मास तो सॉलिड फ्यूल के लिए बोला है, और यदि हम लिक्विड फ्यूल में ले रहे हैं, गैसियस फ्यूल में ले रहे हैं, उस केस में यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन अ यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल बर्न कंप्लीटली, जब वो पूरा फ्यूल जो है वो जल जाता है और रेजिड्यू बच जाता है, तो उस जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया उस टाइम पे कितनी हीट रिलीज हुई, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, अब कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स की होती है कैलोरीफिक वैल्यू? 2 टाइप की होती है। नंबर 1 इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू और नंबर 2 इज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। हायर कैलोरीफिक वैल्यू को शॉर्ट में हम HCV भी बोलते हैं, H फॉर हायर, C फॉर कैलोरीफिक और V फॉर वैल्यू। तो HCV भी बोलते हैं और हायर कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर की है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LCV भी बोलते हैं। और इस हायर कैलोरीफिक वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? ये देखो, हायर कैलोरीफिक वैल्यू को हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं GCV। और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को हम का भी दूसरा नाम है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NCV से। अब क्या होता है, कई बार हमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं और इसको नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों
का दूसरा नाम भी लिखा है कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं और शॉर्ट में जीसीवी, और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं और शॉर्ट में उसको एनसीवी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि अभी आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कई बार तो वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू लिख देते हैं न्यूमेरिकल में और कभी कभी वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू लिख देते हैं। तो यदि हमें ये पता ही नहीं होगा कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू का दूसरा भी नाम है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूज होके कहीं ना कहीं हम गलती कर देंगे। तो ये सबको समझ में आ गया। अब आगे हम इसकी देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स क्या है? 4 यूनिट्स होती हैं, जिसको मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स की फॉर्म में दिखा रखा है। कैलोरी और किलो कैलोरी को मैंने एक कैटेगरी में रख दिया है। तो जो इसकी यूनिट्स होती हैं, एक तो होती है कैलोरी, एक होती है किलो कैलोरी। फिर सेकंड नंबर पे तो इसको एक ही कैटेगरी में कर दिया, कैलोरी एंड किलो कैलोरी। देन सेकंड नंबर पे ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में BTU शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड नंबर की है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, जिसको हम CHU से भी इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक मिनट, सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये तो हो गई यूनिट्स, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट्स हो गई हैं। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, इन सब में क्या रिलेशन है, एक दूसरे में क्या रिलेशन है? तो जैसे मान लो सपोज करो कैलोरी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, किलो कैलोरी को BTU में कन्वर्ट करना है, BTU को CHU में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन है। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 3.968 BTU इज इक्वल टू 2.2 CHU, centigrade heat unit. So these are the units and this is the relation between the units. Is it clear to everyone? ठीक है, तो इसकी आप फोटो भी ले सकते हैं कि ये यूनिट्स हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो कई बार क्या होता है हम उसकी यूनिट ही भूल जाते हैं और क्या होता है लास्ट मोमेंट पे कुछ भी यूनिट लिख देते हैं। तो यदि न्यूमेरिकल में आपने आंसर तो आपका सही आ गया लेकिन आपने यूनिट गलत लिख दी तो उस केस में एग्जामिनर आपके डेफिनेटली मार्क्स काटेगा। तो ये हमें यूनिट्स पता होनी चाहिए और इसके बीच में जो रिलेशन है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो हम कोल की बात कर रहे थे उसकी क्वालिटी अच्छी है या खराब है, ये पता करने के लिए हम 2 एनालिसिस हैं, एक तो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और दूसरा है अल्टीमेट एनालिसिस। तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ कोल। एनालिसिस ऑफ कोल का मतलब ये है कि सॉलिड फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, तो सॉलिड फ्यूल में हमने कोल सैंपल लिया है और ये जो कोल सैंपल है इसमें हमें ये पता करना है कि ये जो कोल है इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और कितना कितना % प्रेजेंट है। तो ये एनालिसिस करने के लिए, अच्छा एनालाइज हम क्यों कर रहे हैं, क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जो कोल है ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। तो ये पता करने के लिए हम कुछ एनालिसिस इसकी करेंगे और वो एनालिसिस 2 टाइप की होती है, एक तो होती है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और जो दूसरी होती है वो होती है अल्टीमेट एनालिसिस। तो ये जो एनालिसिस होती है ये 2 तरीके की होती है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं, वॉलेटाइल मैटर फाइंड आउट करते हैं, ऐश कंटेंट फाइंड आउट करते हैं और कार्बन कंटेंट। ये 4 चीज़ें हम निकालने वाले हैं कि कोल सैंपल जब हमने लिया, कोल लिया, उस कोल के में हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करी है, ये 4 चीज़ें हमने फाइंड आउट करी है। तो उसको तो हम बोलेंगे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जिसमें हम ये 4 चीज़ें निकाल रहे हैं। और अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है,
अल्टीमेट एनालिसिस को हम एलिमेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस। अब ये एलिमेंटल एनालिसिस क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? एलिमेंटल एनालिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम कोल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं ये पता करते हैं, तो इसलिए अल्टीमेट एनालिसिस को एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। अब उसमें कौन कौन से एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये हम 5 चीजें फाइंड आउट करते हैं। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा ये कार्बन हाइड्रोजन एक साथ क्यों लिख रखा है? क्योंकि इसके लिए जो हम एपरेटस यूज करने वाले हैं और जो रिएक्शन होगी वो साइमल्टेनियसली होगी, जिसकी वजह से हम कार्बन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हाइड्रोजन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही हम कोल सैंपल को जलाएंगे एयर की प्रेजेंस में तो क्या होगा? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगा कन्वर्ट और हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में होगा। तो ये एक साथ कंपाउंड बनते हैं जिसकी वजह से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में तो हमने एक बार कोल सैंपल लिया, उसी में पहले हमने मॉइस्चर निकाला, उसके बाद वोलेटाइल मैटर निकाला, फिर ऐश कंटेंट निकाला और लास्ट में हमने कार्बन का कंटेंट निकाला। एक ही सैंपल से फर्स्ट स्टेप ये है, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस में ऐसा नहीं है। अल्टीमेट एनालिसिस में हमें हर एक एस्टिमेशन के लिए नया कोल सैंपल लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने जैसे ही कोल सैंपल लिया और उसका जब कंबशन प्रोसेस होगा तो सोचो लास्ट में तो रेजिड्यू बच जाएगा, तो अब इसमें नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो कार्बन हाइड्रोजन ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने कोल सैंपल लिया। अब सल्फर के लिए वापस से हम नया कोल सैंपल लेंगे और फिर हम सल्फर एस्टिमेट करेंगे। फिर सल्फर एस्टिमेशन हो गया, अब वो जो कोल है वो तो उसमें तो रेजिड्यू या वेस्ट हो गया। अब फिर वापस से नाइट्रोजन के लिए हम नया कोल सैंपल लेंगे और फिर जब ये सारी चीज़ें निकल जाएगी तो 100 में से हम इन सब को माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जब ये 3 चीज़ें निकल जाएंगी तो ये जो कार्बन कंटेंट है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 में से इन तीनों चीज़ों को माइनस कर देंगे। इन तीनों कंटेंट को हम माइनस कर देंगे तो कार्बन का कंटेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस बहुत सिंपल एनालिसिस है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे जो मैं टेम्परेचर लिख रही हूँ वो टेम्परेचर सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि यदि ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसका प्रॉक्सिमेट में क्या क्या चीज़ें निकालते हैं ये आपको पता है, इसका टेम्परेचर पता है और टाइम पता है, तो बस हम लैंग्वेज आराम से बना सकते हैं कि हमने क्रूसिबल में कोल सैंपल लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया इसको इलेक्ट्रिक ओवन में, तो मॉइस्चर को निकालने के लिए कौन से एपरेटस में रख रहे हैं, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा और कितने टाइम के लिए, तो ये मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, सब लोग नोट कर लो। उसके बाद हम जाएंगे अल्टीमेट एनालिसिस पे। ठीक है, तो ये जो मॉइस्चर सबको पता होगा, डेसिकेटर जो हम क्रूसिबल को लेते हैं वो डेसिकेटर में लेते हैं। डेसिकेटर में इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ये कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो जब ये जो छोटा सा क्रूसिबल है ऐसे बाउल शेप में होता है, सिलिका क्रूसिबल सिलिका का बना हुआ होता है, इसमें हम कोल लेते हैं। ठीक है, किसमें लिया है? क्रूसिबल। क्रूसिबल के अंदर हम कोल लेते हैं और फिर ये जो ऐसी शेप का डेसिकेटर होता है इसमें ये प्लेट लगी हुई होती है और इस प्लेट के ऊपर हम रख देते हैं क्रूसिबल। ठीक है, जिसमें कि कोल सैंपल लिया है। डेसिकेटर में हम क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसे ही हम कोल सैंपल को क्रूसिबल में रखते हैं उसका वेट लेते हैं, पहले तो खाली का वेट ले लेते हैं, फिर उसमें कोल सैंपल हमने ऐड किया और फिर वापस से इसका वेट लिया, तो हम जब दोनों को माइनस करेंगे क्रूसिबल प्लस कोल माइनस एम्प्टी क्रूसिबल, जब इसको माइनस करेंगे तो वेट ऑफ कोल सैंपल आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें क्यों रखते हैं, डेसिकेटर में हम क्यों रखते हैं, डेसिकेटर में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो यदि उसने एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लिए तो वो मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो थोड़ी देर हम डेसिकेटर में रखते हैं, उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है प्रॉक्सिमेट का। हम इसको, इस क्रूसिबल को इलेक्ट्रिक ओवन, मॉइस्चर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक ओवन में क्रूसिबल को हम आधे घंटे तक रखेंगे, 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रिक ओवन में रखेंगे और टेम्परेचर कितना होगा, 100 to 110 डिग्री, 100 to 110 डिग्री होगा। और 30 मिनट्स के लिए हम इलेक्ट्रिक ओवन में रखेंगे। तो क्या होगा, जितनी भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगी। अब जो मॉइस्चर रिमूव हो रही है, वो मॉइस्चर जो रिमूव हो रही है वो 100 से 110 डिग्री पे क्यों रिमूव हो रही है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री। इसीलिए हम 100 से 110 डिग्री के बीच में मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए क्रूसिबल को रखते हैं। ये क्रूसिबल को हम रखते हैं, आधे घंटे तक इलेक्ट्रिक ओवन में रखेंगे। ऐसे इलेक्ट्रिक ओवन होता है, ये इलेक्ट्रिक, इसमें ऐसे प्लेट लगी होती है और यहाँ पे हम इसको क्रूसिबल को रख के बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन आधे घंटे के लिए रखेंगे, टेम्परेचर चेक कर लेंगे कि इसका टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री है। आधे घंटे बाद हम उस क्रूसिबल को बाहर निकाल देंगे। अब जैसे हम बाहर निकालते हैं तो जो मैंने आपको डेसिकेटर बताया है, उस डेसिकेटर में थोड़ी सी देर के लिए आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक ओवन से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होती है वो मॉइस्चर वो ले लेता है, और मॉइस्चर लेने की वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक ओवन से बाहर निकाला, वैसे ही उसको डेसिकेटर में रख दिया, तो उसमें जो नीचे मैंने बताया था ना एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है, वो उसकी मॉइस्चर को ले लेता है। और फिर हम जाते हैं वेइंग मशीन पे, वेइंग मशीन में उसका वेट लेते हैं। अब सोचो, जो पहले उसका वेट आ रहा था और अब जो वेट आएगा आधे घंटे बाद, मॉइस्चर तो रिमूव हो गई, तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, कम आएगा। पहले उसमें मॉइस्चर थी और अब उसमें मॉइस्चर नहीं है। आधे घंटे बाद जब हमने इलेक्ट्रिक ओवन से उसको निकाला तो उसमें मॉइस्चर ही नहीं है, तो उसका टेम्परेचर, उसकी जो वेट आएगा उसका अब कम आएगा। और जब हम माइनस करेंगे, पहले कितना वेट था अब कितना वेट है, तो जब माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा वेट ऑफ मॉइस्चर, वेट ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, अब वेट ऑफ मॉइस्चर सपोज करो x है और W जो है वो कोल सैंपल है। तो यदि मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, अब मॉइस्चर का यदि मुझे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज की फॉर्म में यदि मॉइस्चर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100। x इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100, ये हो जाएगी परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। तो ये चीज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, पहली चीज कैलकुलेट हो गई है। अब बात आती है वॉलेटाइल मैटर की। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस में रखेंगे, और इलेक्ट्रिक फर्नेस में लिड के साथ रखेंगे। सोचो इसकी छोटी सी लिड होगी ऐसी, ये तो क्रूसिबल है, इसके ऊपर छोटी सी लिड लगा देंगे, ये लिड लगा दी, इतना सा और छोटी सी लिड। इसको लिड लगा के हम इसमें रखेंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस में रखेंगे। और जब हम इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसको रखते हैं 7 मिनट के लिए रखते हैं, 7 मिनट के लिए। इसको कितनी देर के लिए रखा था, 30 मिनट्स के लिए। वॉलेटाइल मैटर रिमूव करने के लिए यदि हम इसकी लिड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो बाकी भी कंटेंट प्रेजेंट थे वो भी
उसका मतलब कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो हम इसको लिड लगाएंगे जिससे कि वोलेटाइल मैटर का ही हमें पता लगे, बाकी जो चीज़ें हमें निकालनी है वो हम बाद में निकालेंगे। तो 7 मिनट्स तक हम इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में रखेंगे और कितने टेम्परेचर पे, 925 प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 925 प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जब इसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में 7 मिनट्स के लिए, तो जितना भी वोलेटाइल मैटर होता है वो रिमूव हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से डेसिकेटर लेके जाएंगे, फर्नेस खोलेंगे, उसमें क्रूसिबल को रखेंगे जिससे कि वो एनवायरनमेंट की मॉइस्चर को नहीं ले पाए, और फिर वेइंग मशीन के पास लेके जाएंगे, डेसिकेटर को खोलेंगे, उसकी लिड हटाएंगे और जो ये क्रूसिबल है इसका हम वेट लेंगे। तो जो वेट आएगा अब वो ज़्यादा आएगा या कम आएगा, अब तो और कम आएगा। पहले जितना था, पहले में वोलेटाइल मैटर था, अब जो हमारे पास क्रूसिबल आया, जो कोल सैंपल जो क्रूसिबल के अंदर कोल है उसमें वोलेटाइल मैटर भी नहीं है। वोलेटाइल मैटर इतने टेम्परेचर पे रिमूव हो गया है। 7 मिनट के लिए हमने रखा था, तो अब क्या होगा, उसका वेट और कम आ जाएगा। तो हम उसको सबट्रैक्ट करेंगे, पहले इतना था अब इतना है, तो उससे सपोज करो वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर, वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर कितना आया, हम सपोज कर लेते हैं y आया, y। ठीक है, मॉइस्चर कितना आया था, हमने x सपोज करा था। अब जो वोलेटाइल मैटर आया है वो सपोज करो जो माइनस करने के बाद आया, दैट इज y। और वेट ऑफ कोल सैंपल कितना था, w, तो y अपॉन w। और हमें वोलेटाइल मैटर परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में हमें निकालना है ना वोलेटाइल मैटर। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y अपॉन w इंटू 100। y यहाँ पे अमाउंट ऑफ वोलेटाइल मैटर है, w इज द वेट ऑफ कोल सैंपल, 100 क्यों लगाया है, क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। ठीक है, वोलेटाइल मैटर निकल चुका, मॉइस्चर पहले निकल चुका था। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं ऐश कंटेंट। अब ऐश कंटेंट में हम देखते हैं, ऐश कंटेंट का मतलब ये है, अब इसकी लिड हटा देंगे। ठीक है, इसको मैं वापस बनाती हूँ, ये क्रूसिबल और जो लिड है वो हटा दी। ठीक है, अब इस क्रूसिबल को वोलेटाइल मैटर के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मफल फर्नेस में रखेंगे कंबशन प्रोसेस के लिए, और इसको हीट होने देंगे कितनी देर के लिए, 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के लिए हम उसको मफल फर्नेस में रख देंगे। और कितने टेम्परेचर पे रख रहे हैं, हम रख रहे हैं 700 प्लस माइनस 50 डिग्री। कितने टेम्परेचर पे रख रहे हैं, 700 प्लस माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पे हम रख रहे हैं 20 मिनट्स के लिए मफल फर्नेस में। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे तो हम इजीली उसकी लैंग्वेज बना सकते हैं। तो वोलेटाइल ऐश कंटेंट, अब इसको 20 मिनट्स के लिए रखेंगे तो वो जो है पूरा कंबशन प्रोसेस हो जाएगा। जितने भी उसमें कंटेंट प्रेजेंट थे सारे कंबशन प्रोसेस में यूज़ हो गए हैं, जल के उसमें हीट प्रोड्यूस हो गई है। और फाइनली जो बचेगा रेजिड्यू, जो अब बच रहा है वो इसकी क्वांटिटी और कम हो गई, जरा सी, बिल्कुल इतनी सी। तो अब जो हमें 20 मिनट के बाद हम उसमें से मफल फर्नेस में से निकालेंगे और वापस से डेसिकेटर लेके जाएंगे, उसमें रखेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर ना ले। तो उसके बाद डेसिकेटर में रखा और उसको हम वेइंग मशीन के पास लेके जाएंगे, उसका वेट लेंगे। अब वेट क्या आएगा, पहले जितना था उससे तो और कम आएगा क्योंकि अब कंबशन प्रोसेस हो गया और जितने भी कंटेंट थे वो कंबशन प्रोसेस में यूज हो चुके हैं। अब तो केवल ये रेजिड्यू है, तो इसको किसी में से माइनस नहीं करना क्योंकि ये जो वेट आ रहा है ये ऐश कंटेंट ही है। तो वेट आ गया, जो भी वेट आएगा वो है ऐश कंटेंट का वेट। तो वो सपोज करो Z आ रहा है, Z, और कितने में से आ रहा है, W में से। W कोल सैंपल लिया था
तो Z इज द अमाउंट ऑफ एश कंटेंट, जो बच गया ना थोड़ा सा रेजिड्यू, वो सपोज करते हैं Z आ रहा है, और कितने में से कितना लिया था कोल सैंपल, W लिया था, और यदि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स सबको आती होगी कि यदि परसेंटेज में हमें निकालना होता है तो इंटू 100 कर देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एश कंटेंट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एश कंटेंट निकल गया Z/W इंटू 100। देखो मॉइस्चर कंटेंट, वॉलेटाइल मैटर, एश कंटेंट, ये तीन चीजें निकल चुकी है। अब कार्बन कंटेंट कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, हम क्या करेंगे 100 में से इन दो तीनों को माइनस कर देंगे। देखो तो ये कार्बन कंटेंट हमें निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या आएगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ, कौन कौन सी परसेंटेज क्या क्या निकाला था, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट प्लस वॉलेटाइल मैटर, वॉलेटाइल मैटर प्लस एश कंटेंट, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। इसके लिए हमें कोई फर्नेस में रखना नहीं है, ये तीन हमने कैलकुलेट कर लिए, इनके टेम्परेचर याद रखने हैं, टाइम याद रखना है, कौन से फर्नेस में हम रख रहे हैं, ये तीन चीज़ें याद रखोगे तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का पूरा सेंटेंस बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में ये चारों चीज़ें कैसे कैलकुलेट हुई। तो ये जो लास्ट वाला है ये कार्बन कंटेंट, तो इन 100 में से इन तीनों को हमने माइनस कर दिया। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ, अब इन तीनों को माइनस कर दिया, तीनों को जोड़ेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। दिस इज परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो सबको प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अल्टीमेट एनालिसिस में, जिसको हम बोल रहे हैं एलिमेंटल एनालिसिस। अब एक एक चीज़ हम लेंगे क्योंकि इसमें डायग्राम भी है, डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कार्बन और हाइड्रोजन का क्या एपरेटस है, उसमें क्या रिएक्शन होती है, और फिर इसका फॉर्मूला कैसे बना वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से सल्फर, लेकिन इसमें हर बार हमें नया कोल सैंपल लेना है। ऐसे नहीं है कि वही फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, नहीं, ये स्टेप्स नहीं है। एक बार में कार्बन हाइड्रोजन निकला, फिर वो वेस्ट रेजिड्यू बच गया, फिर वापस से नया कोल सैंपल लेंगे, फिर ये सल्फर एस्टिमेट करेंगे, फिर वापस से नया कोल सैंपल लेंगे, नाइट्रोजन एस्टिमेट करेंगे, और जब ये तीनों चीज़ें निकल जाएंगी, चारों चीज़ें निकल जाएंगी, तो हम 100 में से माइनस करेंगे इन सबको, तो ऑक्सीजन कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्टीमेट एनालिसिस में सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन, इसको हम कैसे एस्टिमेट करें, ठीक है, एस्टिमेशन, इसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, उसके लिए ये एपरेटस दे रखा है। ये है कंबशन ट्यूब, और इस कंबशन ट्यूब के ये जो ऊपर की साइड है ये है फर्नेस, और इसके अंदर है कोल, ये क्रूसिबल है, और क्रूसिबल के अंदर हमने कोल ले रखा है, क्रूसिबल विद कोल। ये कंबशन ट्यूब हो गई, ये फर्नेस हो गया, और यहाँ से हम ड्राई एयर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो कंबशन प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और यदि ऑक्सीजन कौन सी वाली फॉर्म में लेते हैं, हम एयर की फॉर्म में लेते हैं। और सोचो यदि एयर के अंदर मॉइस्चर होगा तो उस केस में कंबशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वाटर भी, तो हम हाइड्रोजन कौन सी वाली फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, H2O की फॉर्म में। तो यदि इस ड्राई एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर होगी तो
जो कंबशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और डिस्टर्ब ऐसे होगा कि उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। जितना H2O आना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें भी H2O प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। इसीलिए हमें ड्राई एयर लेनी है, पहली चीज़। अब ड्राई एयर की प्रेजेंस में इस क्रूसिबल के अंदर जो फ्यूल है, जो कोल सैंपल है, उसको हम जलने देंगे। ये फर्नेस है, तो इसकी प्रेजेंस में ये जो फर्नेस है इसकी वजह से ये जो कोल है ये जलने लग जाएगा, कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और एयर यहाँ से मिल ही रही है। तो ये कंप्लीट कंबशन प्रोसेस, और कंबशन प्रोसेस में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या हो रही है, जो इस कोल सैंपल में कार्बन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और हाइड्रोजन जो इसमें कोल सैंपल में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना रही है। अब आगे क्या होगा, ये जो फ्यूम्स हैं, ये किसकी फ्यूम्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की और H2O की। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड गेज लगा रखा है, इसका पर्पस ये है कि बैकवर्ड रिएक्शन ना हो, वो रिएक्शन फॉरवर्ड चले, तो इसलिए इसको हम कॉपर ऑक्साइड गेज को लगाते हैं। अब जब ये फ्यूम्स यहाँ से जाएंगी तो ये दो यू ट्यूब हमने लगा रखी है। अब इस यू ट्यूब के अंदर, एक के अंदर तो है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और दूसरे के अंदर है KOH सॉल्यूशन। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों यू ट्यूब को हमने पहले से ही वेट ले लिया। जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, जब इसको हमने अटैच किया उससे पहले ही इन दोनों यू ट्यूब का हमने वेट ले लिया, क्योंकि ये क्या करेंगी, ये दोनों यू ट्यूब एक तो H2O को एब्जॉर्ब करेगी और दूसरे CO2 को। जो ये CO2 बन रही है ये तो KOH सॉल्यूशन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इस वाली जो यू ट्यूब में KOH सॉल्यूशन है, तो जब CO2 की फ्यूम्स यहाँ पर आएगी तो वो पूरी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये जो वाटर बन रहा है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इनिशियली हमने वेट इसका ले लिया, इसका भी ले लिया। अब जब ये पूरा प्रोसेस होगा, यहाँ पे कंबशन चल रहा है, CO2 बन रही है, H2O बन रहा है, और ये फ्यूम्स यहाँ पे आ रही है, तो ये तो क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, H2O, और फिर वो फ्यूम्स जब इधर आएगी तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसमें H2O एब्जॉर्ब हो गई और इसमें CO2 एब्जॉर्ब हो गई, दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो यू ट्यूब को हटाएंगे और इनका वेट ले लेंगे। तो अब जो इनिशियली वेट था और अब जो फाइनल वेट आ रहा है, तो फाइनल वेट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि अब इसने इसने तो H2O एब्जॉर्ब कर ली और इसने CO2 एब्जॉर्ब कर ली, तो इसका वेट बढ़ गया। तो पहले जो था और अब जो है उसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी और वेट ऑफ H2O पता लग जाएगा। इसमें वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता लग जाएगी कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, और इसको जब हम पहले वाले वेट से माइनस करेंगे, अब जो वेट है और जो पहले वेट था उनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो वेट ऑफ H2O भी पता लग जाएगी। अब इन यू ट्यूब्स में रिएक्शन क्या हो रही है, यू ट्यूब रिएक्शन, क्या रिएक्शन हो रही है, ये एग्जाम में यदि आएगा तो ये आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, रिएक्शन कंबशन रिएक्शन देनी पड़ेगी। यू ट्यूब की रिएक्शन की इन यू ट्यूब्स में क्या रिएक्शन हो रही है, तो देखो यदि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाली यू ट्यूब में देखते हैं तो रिएक्शन क्या हो रही है, जैसे H2O इसके अंदर आएगा इस यू ट्यूब में तो क्या होगा, ये एनहाइड्रस है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में, क्योंकि उस कैल्शियम क्लोराइड ने पूरी H2O को एब्जॉर्ब कर लिया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब वो फ्यूम्स जिसमें कि CO2 है, अब वो जब यहाँ जाएंगी तो ये KOH सॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो एब्जॉर्प्शन रिएक्शन होगी KOH प्लस CO2, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, K2CO3 प्लस H2। ठीक है, तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है ये पूरा जब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ये दो रिएक्शन हो रही है, ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमने इसका वेट ले लिया, और जब माइनस करेंगे तो वेट ऑफ CO2 निकल जाएगी और वेट ऑफ H2O निकल जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन है इतना और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है इतना। अब या तो इसको रट लो
या फिर इसको मैं कैलकुलेट करने का तरीका बताती हूँ, जिससे आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना पड़ेगा। इसको हम बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये दो रिएक्शन है, इसी से हम ये फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। 12 ग्राम कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके 44 ग्राम ऑफ CO2 बनाती है। यानी कि 44 कार्बन को हम अकेले कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलिमेंट्स की फॉर्म में फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें कोई फॉर्म में ही इसको कैलकुलेट करना होगा। तो 44 ग्राम में कार्बन कितनी है? 12 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी होगी? अपॉन 44। यदि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है तो एक में कितना होगा? 12/44। ठीक है। तो अब सपोज करो जो चेंज इन वेट आया, जो हमने YouTube का पहले वेट लिया अब और फिर बाद में लिया, तो उसमें जो हमने डिफरेंस निकाला वो था वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सपोज करो वो है X। ठीक है। तो X अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितनी होगी? यदि 44 में इतनी है, एक में 12/44, तो X में कितनी होगी? इंटू X। ठीक है। और वेट हमने कितना लिया था होल सैंपल का? सपोज करो वो W लिया था। ठीक है। तो 12/44 इंटू X अपॉन W, ये कार्बन आया, लेकिन हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इंटू 100। ये देखो, अब जरा इसको मैच कर लो। 12/44, 12/44 X क्या है? इंक्रीज इन वेट ऑफ KOS और ट्यूब। तो चेंज इन वेट जो आया था वो मैंने यहाँ पे X मान लिया, यहाँ पे उन्होंने माना नहीं बल्कि सेंटेंस की फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है। अपॉन क्या है? W मैंने क्या बोला था? वेट ऑफ होल सैंपल, वेट ऑफ होल सैंपल। तो इस तरीके से यदि आप करोगे तो मान लो भूल गए फॉर्मूला, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है, ये क्या चीज आई? परसेंटेज ऑफ कार्बन। सबको समझ में आ गया? अब बात आती है कि हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करना। बिल्कुल सेम वैसे ही कैलकुलेट करना, चाहे तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 2 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके 18 ग्राम ऑफ H2O बनाती है। यानी कि इसमें 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है? अब ये तो मैं मिटा देती हूँ, ये समझ में आ गया होगा सबको। 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन है 2 ग्राम, तो एक में कितनी होगी? 2/18। तो सपोज करो जो चेंज इन वेट जो आया था कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो वाली जो ट्यूब थी, उसमें जो वो उसने एब्जॉर्ब किया था, वाटर एब्जॉर्ब करा था, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा था, उसका जो चेंज इन वेट आ रहा है वो सपोज करो y आ रहा है, y। तो y अमाउंट ऑफ H2 में यदि 18 ग्राम में इतना हाइड्रोजन है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो एक में होगा 2/18। तो y अमाउंट ऑफ वाटर में कितना होगा? इंटू y। और वेट ऑफ होल सैंपल हमने कितना लिया था? W। और कोई भी चीज हम कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, तो इंटू 100। अब चेक करते हैं 2/18 y क्या था? इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, वो मैंने यहाँ पे y मान लिया। और वेट ऑफ होल सैंपल यहाँ पे मैंने W माना है, तो W इंटू 100। ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन
हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम एग्जाम में भूल भी जाएंगे तो इस ट्रिक से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको सिंपल बनाएं तो 1/9 इंटू वाई अपॉन डब्ल्यू इंटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जो यहाँ मैंने कैलकुलेट करा वो मैंने वेरीफाई भी अपन ने कर लिया, सेम आ रहा है, ठीक है। तो यदि आप फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से आप लोगों को समझाया। अब इसी तरीके से हम सल्फर एस्टिमेशन करेंगे। नेक्स्ट है सल्फर एस्टिमेशन। ये देखिए वीडियो बड़ा है लेकिन इसमें अल्टीमेट प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, कैलोरीफिक वैल्यू सारी चीज़ें कवर हो रही है और इसमें से कम 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में बनेंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में बनेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बुक में कुछ चीज़ें दे नहीं रखी होती, इसमें मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप बिल्कुल भूलने भी नहीं वाले और इससे हमारे अपने नोट्स भी बना सकते हो। 1 मिनट में यदि ये वीडियो पूरा आप देख लोगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैलकुलेशन और रिएक्शन वो कैसे याद करनी है, फॉर्मूला कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं सल्फर एस्टिमेशन की। अब हम बात करते हैं सल्फर एस्टिमेशन की।